बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट प्रॉब्लम है, चैप्टर नंबर 15 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, आईकॉम पार्ट 1, सुहेल अफजल बुक से। तो अब इस लास्ट प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने तीन चीज़ें सीखनी है। एक, रेक्टिफाइंग एंट्रीज, जो कि ऑब्वियसली पहले जो 13 प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर सारी यही चल रही थी, और 13वीं प्रॉब्लम में सस्पेंस अकाउंट भी था। तो सस्पेंस अकाउंट दूसरी, और तीसरा हमें उसने एरर से पहले एक प्रॉफिट दिया हुआ है कि जब एरर्स थे तो उस वक्त ये प्रॉफिट था। तो अब एरर के साथ यानी ये प्रॉफिट था। अब एरर्स को अगर हम रेक्टिफाई कर लें तो तब हमारा क्या प्रॉफिट आएगा, वो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो एक तो हम करेक्ट प्रॉफिट निकालना सीखेंगे, एरर हो जाए तो हम करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बाद में, उसका तरीकाकार। दूसरा, सस्पेंस अकाउंट बनाना, और रेक्टिफाइंग एंट्रीज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम करेंगे, यानी इसके एंट्रीज पास करेंगे, फिर उसका सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, और लास्ट पे इसका प्रॉफिट हम निकालेंगे। तो यहां पे देखें, वो कहता आ ट्रेडर बाय प्रिपेयरिंग हिज ट्रायल बैलेंस फाउंड ₹780 एक्सेस डेबिट। एक ट्रेडर है, वो जब उसने अपनी ट्रायल बैलेंस बनाई तो उसको पता चला कि ₹780 उसके डेबिट साइड एक्सेस है, ज्यादा है। उसने क्या किया, एंड ट्रांसफर्ड इट टू द सस्पेंस अकाउंट। उसने नहीं देख सका कि एरर क्या थे, उसने एक नया अकाउंट ओपन किया, सस्पेंस अकाउंट, और उसमें वो डिफरेंस उसने लिख दिया। लेटर ऑन ही फाउंड द फॉलोइंग एरर। बाद में उसको ये एरर्स मिल गए, तो वो जो उसने सस्पेंस अकाउंट में अब रकम लिखी है उसको वो उसमें से ख़त्म करता चला जाएगा, और ये एरर एडजस्ट होते जाएगा, और एक वक्त आएगा कि वो सस्पेंस अकाउंट निल हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहां पे देखें, उसकी डेबिट साइड एक्सेस है, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब ये क्रेडिट क्यों है, हालांकि हमने बेसिक रूल तो यही पढ़ा हुआ ना, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे हम उसको क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं, 13वीं प्रॉब्लम अगर आप देख कर आ रहे हैं तो आपको फिर ऑब्वियसली इसका पता होगा कि हम डेबिट एक्सेस है तो उसको हम क्रेडिट क्यों लिखते हैं, और अगर क्रेडिट एक्सेस हो तो उसे हम डेबिट क्यों लिखते हैं। 13वीं प्रॉब्लम में इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की हुई है। तो मीन्स के ये तो हम ट्रायल बैलेंस जो सस्पेंस अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, इसको डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से क्रेडिट साइड पे आ जाएगा ₹780, और बाकी इनकी वजह से जो भी आता जाएगा, सस्पेंस डेबिट हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड पे कर देंगे, और रेफरेंस क्रेडिट का आ जाएगा, जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, सेम तरीकाकार होगा। अच्छा, इसमें देखिए पहली एंट्री जो ट्रांजेक्शन है वो बात कर रहे हैं कि कमीशन अकाउंट बैलेंस, जो कि डेबिट उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कमीशन का बैलेंस चूंकि डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट हो तो वो हमारा रेवेन्यू है, डेबिट हो तो हमारा एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है। ये है ₹2430 वॉज नॉट ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में उसने लिखा ही नहीं है, तो जब ट्रायल बैलेंस में नहीं गया तो आगे ये फाइनल अकाउंट में भी नहीं गया होगा। अब डेबिट था तो ट्रायल बैलेंस में भी इसने डेबिट ही होना था, जो कि डेबिट नहीं हुआ, तो हम क्या करें, इसको डेबिट करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे कमीशन अकाउंट को, और सस्पेंस अकाउंट जो कि एक ही अकाउंट का डिफरेंस है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। एंट्री बनेगी कमीशन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 2430, कमीशन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 2430, और बीइंग द डेबिट बैलेंस ऑफ द कमीशन नॉट ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस नाउ रेक्टिफाइड, क्या अब उसको रेक्टिफाई कर दिया गया। नंबर बी पे है जी, द टोटल ऑफ सेल्स बुक है। सेल बुक होती है, उसका हम टोटल करते हैं, वो पोस्ट होता है आगे सेल अकाउंट को, जैसे कि परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट को पोस्ट होता है। तो अब वो सेल बुक का टोटल तो उसने किया, जो कि आया 3480, यानी ₹3480। अब वो कहते हैं नॉट बीन पोस्ट टू द सेल अकाउंट, लेकिन वो सेल अकाउंट को पोस्ट नहीं हुआ। तो जब वो सेल अकाउंट को पोस्ट नहीं हुआ तो वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं गया होगा, अगर उसमें नहीं गया तो फिर वो फाइनल अकाउंट में भी नहीं गया होगा, मतलब वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस उनमें भी नहीं गया होगा। ठीक है। एनी हाउ, यहाँ पे सेल का बैलेंस चूंकि क्रेडिट होता है तो इसका मतलब इसने क्रेडिट होना था, और ये क्रेडिट नहीं हुआ। अब हम क्या करें, सेल अकाउंट को क्रेडिट करें, तो हम सेल अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट कौन होगा, सस्पेंस अकाउंट। एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट टू सेल अकाउंट, और ये 3480, और बीइंग द टोटल ऑफ द सेल बुक नॉट पोस्टेड टू द सेल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, उसको अब रेक्टिफाई कर दिया गया। सी देखिए जी, वो कहता है जी, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है ₹2400 वॉज एंटर्ड इन द सेल बुक, अच्छा देखो, हमने यहाँ पे सेल की है ओल्ड फर्नीचर की, पुराना फर्नीचर बेचा है। तो जब पुराना फर्नीचर बेचते हैं, फर्नीचर आता है तो डेबिट होगा, जब जाएगा बिजनेस से तो क्रेडिट होगा, तो फर्नीचर ने होना था क्रेडिट। जब उसको सेल बुक में ले गया तो उसने क्या किया होगा, सेल को क्रेडिट किया होगा बजाय फर्नीचर की। सिंपल ना। अब एंट्री वाइज देखें तो इसकी, चले जी हम कहते हैं जी एंट्री होनी चाहिए थी इसकी डेटर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट,
उसने क्या किया होगा, डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट। तो ठीक है, डेटर का तो मसला नहीं है, डेबिट की जगह डेबिट हो गया इन एनी केस। मसला किस चीज़ का है, फर्नीचर ने क्रेडिट होना था जो हुआ नहीं, और सेल ने क्रेडिट नहीं होना था वो हुई। तो अब हम क्या करें, सेल को खत्म करेंगे, क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल को हम करेंगे डेबिट और फर्नीचर को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी सेल अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, और ये रकम आ जाएगी। बीइंग द सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर रिकॉर्डेड इन द सेल बुक नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद नेक्स्ट है परचेजेस मेड फ्रॉम राजा स्टोर फॉर ₹2250 हैड बीन फॉरगॉटन टू एंटर इन द बुक्स। परचेजेस की गई हैं राजा स्टोर से और वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो पूरी एंट्री पास कर दो ना। परचेजेस की जो एंट्री होती है राजा स्टोर से की है, तो राजा स्टोर हमारा क्रेडिटर है, हम क्या एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट टू राजा स्टोर अकाउंट। चूंकि एंट्री पास नहीं हुई तो पूरी पूरी हम एंट्री पास कर देंगे, और एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट टू राजा स्टोर अकाउंट। तो ये रकम आ जाएगी, बीइंग द परचेजेस मेड फ्रॉम राजा स्टोर फॉरगॉटन टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद है जी नेक्स्ट ई वाला पॉइंट, और वो बात कर रहा है कि कैश पेड टू रहमान। कैश पेड टू रहमान होगा तो क्या एंट्री बनेगी, कैश क्रेडिट होगा क्योंकि पे हुआ है, और रहमान हमारा क्रेडिटर था वो कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट होती है, तो एंट्री बनेगी रहमान अकाउंट टू कैश अकाउंट। रहमान अकाउंट टू कैश अकाउंट होना था, मीन्स के रहमान ने क्या होना था, डेबिट होना था। वो कहते हैं वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट, पोस्ट तो वो हुआ लेकिन इतने की बजाय इतने से हुआ, मतलब डेबिट होना था 35B से और डेबिट हुआ 3250 से, कम से डेबिट हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, रहमान को मजीद डेबिट करेंगे इन दोनों के डिफरेंस से, वो 200 कुछ पैसे बनेंगे वो डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आ जाएगी जी हमारे पास रहमान अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 270 रुपए आ रहे हैं। तो ये being less debit to रहमान account by 270 now rectified। और उसके बाद है लास्ट ये वाला, गुड सोल्ड टू ए को चीजें बेची, तो एंट्री होनी थी ए अकाउंट टू सेल अकाउंट 1250 की, पोस्टेड टू बी अकाउंट। लेकिन जब अकाउंट बनाया उसमें उसने ए को पोस्ट करने की बजाय बी को पोस्ट कर दिया, मतलब ए ने डेबिट होना था, बजाय ए को डेबिट करने के उसने बी को डेबिट कर दिया। अब हम क्या करें, ए ने डेबिट होना था नहीं हुआ उसे हम डेबिट कर दें, और बी ने डेबिट नहीं होना था वो हुआ है उसके हम खत्म करेंगे, उसे खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी ए अकाउंट टू बी अकाउंट। लास्ट वन, ए अकाउंट टू बी अकाउंट बीइंग द रॉन्ग डेबिट टू बी इंस्टेड ऑफ ए, नाउ रेक्टिफाइड, और ये रकम आ गई। तो एंट्रीज तो आपको लग गई समझ यहाँ तक। अब इसका आता है सस्पेंस अकाउंट। जैसा कि मैंने कहा कि इसका डेबिट एक्सेस है, तो इसे हम डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ये आ गया सस्पेंस अकाउंट। अब इसमें डेट रेफरेंस अमाउंट, डेट रेफरेंस अमाउंट जैसा कि आपके होता है लेजर का मेंस यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि रेफरेंस वगैरह जर्नल का भी आता है लेकिन उसको यहाँ लिखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली टी अकाउंट इस तरह करके हम बना लेंगे। अच्छा, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से ये जो 780 वहाँ दिया हुआ है इसको यहाँ लिख दिया। अब बाकी कहाँ से लेने हैं, बाकी ये जो एंट्रीज पास किए हैं इसमें देखने के सस्पेंस कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए यहाँ सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ही, लेकिन रेफरेंस किसका आएगा, कमीशन का। और कितनी रकम है, 2430, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे और यहाँ कमीशन का रेफरेंस लिख दिया और 2430 ये रकम लिख दी, जैसा हम नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद बी देखें, यहाँ सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है सेल की वजह से और 3480 है, तो अब ये डेबिट साइड पे आएगा और सेल का रेफरेंस आएगा 3480, ये लिख दिया। अब चलते हैं हम ऊपर, उसमें फिर हम देखते हैं जी इसमें सस्पेंस नहीं है तो ऑब्वियसली इसको हम छोड़ देंगे। नीचे अगर हम डी में देखें तो इसमें भी सस्पेंस नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। ई पे आ गए, इसमें सस्पेंस है, यहाँ पे सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और रेफरेंस किसका आएगा, रहमान का, तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे और रहमान अकाउंट का यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं लास्ट वाली, इसमें ए और बी इसमें सस्पेंस नहीं है तो कहानी खत्म हो गई। अब हमने क्या करना है, अब चेक करना है जब वो डिफरेंस दे देता है तो इनका दोनों साइड का इक्वल आना लाजमी है, कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। अगर कुछ बैलेंस निकल रहा है, रुपया 2 रुपये 10 रुपये 50 60 70 80 100 कुछ भी निकल रहा है, तो समझो कि आपने कहीं गड़बड़ कर दी है। इसकी दोनों साइडें इक्वल आएंगी जब वो डिफरेंस दे देता है। हाँ, डिफरेंस वो ना देता तो अलग बात है कि यहाँ पे हमने लिखा है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस स्टार्ट पे, अगर वो ये डिफरेंस ना देता तो हम एंड पे जो भी बैलेंस निकलता फिर क्या होना था, ये साइड ज्यादा होनी थी, ये साइड कम होनी थी, तो हमने इस वाले को ही इसी नाम से डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से यहां लिख देना था।
तब इसकी दोनों साइडें इक्वल हो जाती। अब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्लोज हो गया, इसका कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, यानी को कैरी डाउन जाता है, जैसे कैरी डाउन निकलता है, कुछ नहीं निकलेगा। ये आप ऐसे समझ लो जैसे ये ब्राउ डाउन बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। तो अब इसकी दोनों साइडें यहाँ पर इक्वल आ जाएंगी। ले जी, ये तो हो गया सस्पेंस अकाउंट। अब हमने देखना है कि इसका इफेक्ट क्या है प्रॉफिट के ऊपर। चूंकि उसने बिफोर रेक्टिफिकेशन उसने प्रॉफिट आपको दे रखा है 43,870, तो ये तो है हमारे पास। अब हमने इसको देखना है कि इसका प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा। देखिए अब बात को सुनिए, प्रॉफिट पर सिर्फ उसी आइटम का, प्रॉफिट लॉस पर उसी आइटम का असर पड़ेगा जो एक्सपेंस का है या रेवेन्यू का है। सोचो एक एक्सपेंस है और उसको रिकॉर्ड करना था और नहीं रिकॉर्ड किया, तो उससे प्रॉफिट आपका बड़ा होगा या कम हुआ होगा? एक्सपेंस रिकॉर्ड ना होने से प्रॉफिट बड़ा होगा, क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड होता तो प्रॉफिट लाने में तो कम होता। एक खर्चे को लिखा ही नहीं हमने, तो क्या होगा? प्रॉफिट हमारा ओवरस्टेट किया होगा उससे। और अगर एक एक्सपेंस जो है उसको रिकॉर्ड हमने नहीं करना था और हमने कर दिया है, तो उससे प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ा होगा? प्रॉफिट कम हो गया होगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसको हम कहते हैं प्रॉफिट अंडरस्टेट कर गया। एक आइटम है आपके पास रेवेन्यू का, वो रिकॉर्ड हमने करना था नहीं किया, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड ना होने से प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा कि वो प्रॉफिट अंडरस्टेट कर जाएगा। और अगर एक आइटम रेवेन्यू का रिकॉर्ड नहीं करना था और हमने किया हुआ है, तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा। और अगर कोई एसेट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उससे प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ेगा? सपोज कर लें कि अगर हमने फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा? प्रॉफिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर है, उसका उतना तो एक्सपेंस है ना रेवेन्यू है। इसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं की है या कर दी है, तो गलती तो है अपनी जगह पे। अगर कर दी है, नहीं करनी थी, या एसेट नहीं करना था और कर दिया, तो गलती तो है, वो रेक्टिफाई तो होगी। लेकिन प्रॉफिट पर एसेट और लाइबिलिटी की वजह से प्रॉफिट लॉस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने सिर्फ क्या करना है कि इनमें से वो आइटम देखने हैं जो एक्सपेंस और रेवेन्यू के हैं। तो हम उसके लिए बेहतर तरीका है ये है कि आप इन ट्रांजैक्शंस को दोबारा से देखकर उसमें से जज करें। आप सबसे पहले इसका थोड़ा देख लें कि फॉर्मेट क्या है, फिर हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये देखें जी, आपने सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन द प्रॉफिट बिफोर रेक्टिफिकेशन, ये हमने सबसे पहले इनके प्रॉफिट ओवरस्टेटेड भी निकाल लेने हैं और प्रॉफिट अंडरस्टेटेड भी निकाल लेने हैं। यानी किसकी वजह से, कौन कौन सी रकम से, कौन कौन से आइटम से प्रॉफिट बढ़ा है वो निकाल लेने हैं, और कौन कौन से आइटम की वजह से कितनी रकम से प्रॉफिट कम हुआ है वो निकाल लेने हैं। तो हमने सबसे पहले 3 हेडिंग दे देनी है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन द प्रॉफिट बिफोर रेक्टिफिकेशन। यहाँ ट्रांजैक्शन का नंबर दे देना है, 1 2 3 या ABC जो भी आ रहे हैं सारी लिख लेनी है, चाहे कोई है किसी का असर का या नहीं है। नहीं होगा तो हम डैश लगा देंगे, स्किप कर देंगे, होगा तो लिख देंगे। प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ है तो इधर लिख देना है, अंडरस्टेट हुआ है तो इधर लिख देना है। तो इसको हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे आए हैं। चलते हैं एक बार फिर दोबारा ऊपर ट्रांजैक्शन पे जो हमें गिवन है। यहाँ पे ये देखिए, कमीशन अकाउंट है डेबिट, और वो 2,430 रुपए हैं, और वो कहता है नॉट ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे नहीं आई। तो जब ये डेबिट साइड पे नहीं आई, तो ये कमीशन ने जाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, जो कि एक्सपेंस साइड है। तो इसका मतलब है एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो जब एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड होना था और वो नहीं हुआ, तो उससे प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ होगा या अंडरस्टेट हुआ होगा? एक्सपेंस ने रिकॉर्ड होना था और वो नहीं हुआ, तो उससे प्रॉफिट पर क्या फर्क पड़ा होगा कि प्रॉफिट ऑब्वियसली आपका ओवरस्टेट कर गया होगा। तो अब हम आएंगे यहाँ पे नीचे, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने लिखा A, और ये प्रॉफिट ओवरस्टेटेड आइटम के अंदर उसकी रकम यहाँ पर लिख दी जो कि 2430 है। इससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ। दूसरा है कि टोटल ऑफ सेल बुक आपके पास जो इतनी सी है वो नॉट बीन पोस्टेड टू सेल अकाउंट, सेल के अकाउंट को पोस्ट नहीं, सेल है रेवेन्यू, रिकॉर्ड होता तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता। अब ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ होगा? कम शो हुआ होगा। इसका मतलब ये प्रॉफिट अंडरस्टेटेड का आइटम है। तो इसको हम नीचे आके यहाँ पे B लिखा और B के बिल्कुल सामने जाकर यहाँ पे अंडरस्टेटेड में लिख दिया 3480। ये हो गया। अब हम चलते हैं ऊपर नेक्स्ट की तरफ। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इतना, और वो सेल बुक में चला गया जी। अब देखें, फर्नीचर ने क्रेडिट होना था और आप किया हमने किसी को, सेल को क्रेडिट कर दिया। हालांकि सेल ने तो क्रेडिट नहीं होना था, तो सेल तो रेवेन्यू है, तो इससे प्रॉफिट क्या हुआ होगा? ओवरस्टेट हुआ होगा। तो C वाले से प्रॉफिट ओवरस्टेट हुआ, तो इसका मतलब C के सामने प्रॉफिट ओवरस्टेट में ये 2400 हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है D वाला, परचेजेस मेड फ्रॉम राजा स्टोर आपके पास इतने की और हैज बीन फॉरगॉटन टू एंटर इन द बुक। बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ठीक है। राजा स्टोर तो चलो ठीक है, लायबिलिटी है, लेकिन परचेजेस तो एक्सपेंस है ना। एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? इससे एक एक्सपेंस के ना रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट ओवरस्टेट कर गया होगा। तो ये भी प्रॉफिट ओवरस्टेटेड आइटम है, इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया।
उसके बाद ई वाला पॉइंट है, कैश पेड है, रहमान को पे किया है हमने और पोस्ट हो गया उसके अकाउंट को इतना, मतलब यहाँ पे कैश पे हुआ है तो रहमान ने डेबिट होना था, लेकिन इतने से डेबिट होना था और वो कम से डेबिट हुआ है। तो रहमान अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट है ना, ये तो हमारा क्या है कि उसको पे हुआ, मेरा हमारा क्रेडिटर था। तो क्रेडिटर तो लाइबिलिटीज होती हैं, तो लाइबिलिटी बड़े कामों को फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि इस आइटम की वजह से हमारे प्रॉफिट लॉस पर कोई असर नहीं पड़ा ई की वजह से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे ई, लेकिन यहाँ पे भी डैश लगा दी और यहाँ पे भी डैश लगा दी। और आखिरी जो हमारे पास है उसको भी देख लेते हैं। गुड सोल्ड टू ए है और वो पोस्ट बी को हो गया, तो मतलब ए को डेबिट करना तो जो कि हमारा डेटर है, और डेटर एसेट होते हैं, और बी को हमने पोस्ट कर दिया, हमने एक और डेटर को पोस्ट कर दिया। एरर तो ये है, लेकिन ए की बजाय हमने बी को डेबिट कर दिया। तो अब जब इसको हमने किया है यहाँ पर, तो इससे क्या फर्क पड़ा होगा, एसेट्स पे तो फर्क पड़ रहा है, लाइबिलिटीज में तो होगा ऑब्वियसली, उसके अंदर के आपने गलत एक एरर है, लेकिन प्रॉफिट पे कोई फर्क इससे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये एक्सपेंस का आइटम है ना ये रेवेन्यू का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ और इसमें भी डैश और इसमें भी डैश लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इन सारों का टोटल कर लेंगे, यानी 2430 जमा 2400 जमा 2250, ये बन गया 7080, यानी 7080 रुपये। और उसके बाद अंडरस्टेटेड में 3480, ये आपके पास आ गई रकम। अब इसमें देखो कि ये आपका ओवर स्टेटेड जो आइटम है, यानी इससे इतनी रकम से प्रॉफिट आपका ज़्यादा शो हो रहा है और इतनी रकम से आपका प्रॉफिट कम शो हो रहा है। तो जिससे ज़्यादा शो हो रहा है उसे लेस कर दो और जिससे कम शो हो रहा है उसे ऐड कर दो, सिंपल। तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर रेक्टिफिकेशन जो उसने दे रखा है प्रॉब्लम में, वो आपने यहाँ लिखा, इसमें जो लेस कर दें प्रॉफिट ओवर स्टेटेड, वो हमारे पास ये है, इसे लेस कर दिया और ऐड कर दो प्रॉफिट अंडर स्टेटेड जो कि ये है। तो आपके पास ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया, करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन, जो कि 40,270 रुपये है। इसका ये मतलब है कि अगर एरर ना होते तो आपका सही जो प्रॉफिट निकलता वो था 40,270, लेकिन चूंकि गलतियां थी तो गलतियों की वजह से प्रॉफिट आपका इतना ओवरऑल ज़्यादा शो हो रहा था, जो कि 43,870 है, जो कि इन दोनों का नेट अमाउंट का डिफरेंस में आ रहा है। तो ये थी पूरी प्रॉब्लम और उम्मीद करते हैं आपको ये सारी की सारी समझ लगी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इसको ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। पिछले सारे लेक्चर्स हैं बेसिक्स वगैरह के, पूरी यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई है। आगे इंशाल्लाह हम बीकॉम वगैरह के लिए भी कोर्स वगैरह कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो आप साथ हमारे रहेंगे तो इंशाल्लाह मिलजुल कर बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ, ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो फिर कोई बात नहीं है, मन हल्का करने के लिए आप इसको डिसलाइक कर दीजिए। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।